So put your age or your class. In case you are a student, school student, then you can put your class in the chat box, or if you are an adult, then you can put your age in the chat box, so that it can be helpful to me to take today ahead. Satyananda, 10th class, wonderful. The lesson can be very good for you. Sonia, 52 years or YDS? Okay, it might be years. Yes, Satyananda and Sonia ji. And what about others? Come on. So we are other 6 people here. Naveen Sharma, Nisha, Sanjay. Come on, come on. Naveen Sharma, Nisha, Sanjay, Vivo 1726. So Vivo, you please rename your ID. So it would be tough to recognize you. Please change your ID, rename your ID. Yes. Do it fast so that we can start the lesson today. Come on. So I'm waiting for you people. And Hello. Yes, please. This is Vivo, that is Sonia. Oh, great. So you are at 2 IDs. Okay, Vivo. That's nice. Great. So I'm renaming you. Yeah. Okay, so there's... Yes, please. Your voice was not clear. Am I clear now? Am I audible? You're audible now. Okay. So on the first day, we had some classes. We had done words with Satya sir had taught us. Mm-hmm. We had come to the word 17, like, eve teasing. Mm-hmm. Your voice is not audible. Sorry. 17 to eve teasing. How can we make it more abstract? We can remember this word. Okay, so this was the first lesson. So I'll call Satya. So I'm not remembering which lesson it was. So I'll request Satya to clarify it with, and I'm writing to him. Satya, in case No. Yes, please. No, he did it. No, he had done it. But only thing is, now it's an abstract word. Eve teasing is abstract word. Yes. So how do we remember? No, I'm not getting your voice properly. Abstract word. Like if you're doing. Yes. So Satya raised hand. Yes, Satya. Yes. Satya, can you take this query? I'm not able to understand what Sonia ji is asking. Hello. Satya, are you there? His mic is open, so okay. Let's see. He gets running. Roti, eve teasing, running. Okay. Roti, eve teasing, running. Okay. अब स्प्रेड करके भाई छोरे को रोटी नहीं मिली. छोरे को रोटी नहीं मिली, ईव टीजिंग कर रहा था, वो भाग रहा है बेचारा, कोई उसको घर में रुकने नहीं दे रहा. रोटी नहीं मिली, ईव टीजिंग कर रहा था, बेचारा भाग रहा है, कोई उसको रुकने नहीं दे रहा. ठीक है. या एक और रिलेटिव हो सकती है. सर वॉइस क्रैक हो गया था, सुनाई नहीं दिया. अभी सुनाई नहीं दिया. नहीं. बेचारे को रोटी कोई नहीं दे रहा था क्योंकि ईव टीजिंग कर रहा था वो. अच्छा. हर जगह भाग रहा है, कोई उसको घर पे रुकने नहीं दे रहा. एक तो ये. ठीक है ना. ओके. एक और फनी. भाई रोटी तब करोगे जब तुम्हें रोटी तभी मिलेगी जब आप ईव टीजिंग करोगे और लड़कों को खूब दौड़ाओगे इसके लिए. ये दूसरा और फनी साइड हो गया. ठीक है. अब आपको और शॉर्ट बनाना है तो इसको बहुत आर आप लो सिर्फ रोटी से. ईव टीजिंग का ई लो, आर से रनिंग लो. ठीक है. RET हो गया. ठीक है ना. ठीक है. तो आपको होगी आर से आप कोई भी रंग ले सकते हो. भाई रेड कलर के लोग ईव टीजिंग करते हैं और वो दौड़ने में बड़े अच्छे होते हैं. तो आप अलग अलग एंगल से शॉर्ट करके पिक्चराइज करके
देखिए हर एक के लिए ना मैं कहूँ कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आप किस तरीके से बनाएंगे। हाँ किसी हाँ फनी साइड से जल्दी याद होती है, ठीक है, और हम्म, किसी लोगों को ऑड करके याद करती है। और जो नए बच्चे होते हैं, स्पेशली जो कॉलेज गोइंग होते हैं, हम्म, उन्हें मैं कोशिश करता हूँ कि आप थोड़ी अडल्ट कॉमेडी इसमें ऐड कर दो, तो वो और जल्दी याद होती है। आप समझ गए ना वो एंगल मेरा? हम्म। तो वो जब अब बच्चे जब अडल्ट कॉमेडी ज्यादा याद करते हैं तो तुरंत याद हो जाती। तो आप जितने जब आपने मैं जब 10 रूल्स समझाए थे आपको एसोसिएशन के, हम्म, उस और था बढ़ा चढ़ा के वर्णन था, चेन था, और सबसे लास्ट था उसमें सेक्स। ठीक है, या हाँ 10 एंगल पे जहां आप रिलेट कर पाओ, जहां इसको ओके जहां आप उसको एसोसिएट कर पाओ, वहां आप इसको एसोसिएट कर सकते हो। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें अभी आप केवल 20 तक याद कर रहे हो, 20 तक याद, ओके हम्म वेरी इजी। जब हम्म तक आप इसको 60 या 100 तक नहीं लेके जाओगे ना, हम्म आप उसमें परफेक्ट नहीं होगे। ओके ओके क्योंकि ब्रेन में क्या होता है, जब भी आप कुछ नई स्किल मास्टर करते हो, उसमें समय लगता है उसको मास्टर करने में, इट टेक्स टाइम टू प्रैक्टिस दैट पार्टिकुलर स्किल, और उसको हैबिट में डालने के लिए। जैसे ओके कल मैं आपको जो वर्ड दिए थे पॉलिटिक्स के, 100 तक का मैंने इमेज दिया, हाँ 100 तक का इमेज है, और बाद में मैंने दिए थे इस पॉलिटिक्स को रिलेट करके वर्ड बनाओ। कुछ की स्टोरी बहुत अच्छी है रिलेट करके। तो अभी कोशिश कीजिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, हम्म एक पॉलिटिक्स का आप याद करना, दूसरा 20 वर्ड याद करना डेली, 20 या 30। ओके आज आपको 30 की रेटिंग दूंगा, 30 वर्ड मिलेंगे शाम को आपको। तो ओके अभी लगभग 20 आप सबको कंफर्टेबल होकर याद करने, जो पहले टफ थे दूसरे देर से अभी नहीं इट वाज या नाउ इट इज कंफर्टेबल नाउ इट इज कंफर्टेबल बिकॉज़ आपने जब मेरे को ये डाला था ना सर कि आप नंबर डाल ही देना कि नो इट यू रिमेम्बर, हम्म, वो मैंने हम्म। ध्यान में बैठ गया, तो इसलिए आज मैंने स्टोरी भी वैसे ही बनाई है वो इसमें कि अभी 3 बहुत लोगों ने केज। नंबर याद किए, बहुत नंबर डाले हैं। हाँ आज आपको स्टोरी दूंगा मैं 30 या 40 की। ओके उसमें आपको नंबर इंसर्ट करने पड़ेंगे, और ओके कोशिश करो उस पार्टिकुलर जगह वो फोनेटिक का वर्ड डालूं जो आपको 1 to 100 है। जो 1 to 100 आपको दिया गया है स्टार्टिंग फोनेटिक्स का, आई रिक्वेस्ट आप लोग 20-20 करके उसको डेली याद करें। जब तक कोर्स एंड होगा आपको फोनेटिक्स तक 100 याद होने चाहिए। नहीं तो एट ए ओके टाइम बनाओगे 98 का फोनेटिक क्या है, 54 का है, वो जल्दी बनता नहीं है, इट टेक्स टाइम। अगर ओके आपके पास बने बनाए हैं, तुरंत रिलेट करने में आसानी होती है। ओके लगभग सभी को मिल चुके हैं, जस्ट मेंशन करें ऑडियो बोल, सभी को मैंने भेज दिया फोनेटिक के 100 तक कोडिंग। या वी गॉट इट सर। हाँ और एक तो था यू वर सपोज इवन इमेजेस भी आपने बताया था ना कि इमेजेस भी 100 के हैं। इमेज इमेज 100 के हैं। इमेज का फोटो काफी बड़ी है, मैं खुद से बना के वो 100 आपको डाल रहा हूँ। उसमें एक खासियत होगी, 50 मैं अपने डालूंगा, 50 आप अपने क्रिएटिविटी से डालना। ओके कभी भी जो 1 to 100 आप करते हो, हाँ कभी दूसरी क्रिएटिविटी का 100% मत लो। ओके 50 मैं डाल दूंगा, ओके 50 आपको डालने हैं। तो ओके उसमें आपको जो अच्छा लगे उसमें एक आपको यूनिक बन जाएगी। जैसे मैंने जब ज्वाइन किया था तो मेरे जो ट्रेनर ने कहा था कि उन्होंने मुझे 20 दिए थे, हमको 80% आप ध्यान रखना है इस स्टोरी में जो आपको बता रहा हूँ। ओके जो आप 100 तक की इमेज स्टोरी बनाओगे, नाम, जगह, चीजों के नाम, चैप्टर्स के नाम, इट शुड बी वेरी हिट्रो टाइप। आपका राइटअप होना चाहिए। हिट्रो मीन्स अगर आप सब सब नाम जानवरों के डाल दोगे, याद करना मुश्किल होगा। कुछ ओके उसमें मीनिंग्स हो, कुछ उसमें नाम हो, कुछ आइटम की नाम हो, कुछ खाने के नाम हो, कुछ सेलिब्रिटी के नाम हो, ठीक है ना, कुछ इमोशनल टच हो। आपको अलग अलग वैरायटी डालनी है, ओके अलग अलग वैरायटी डालनी है, ताकि उसको याद करना समझना आसान हो थोड़ा सा। ओके जैसे ओके ओके एग्जांपल में 1 to 10 लूं सपोज, हम्म मैं सपोज एक एग्जांपल आप घर का लो। घर में आप ओके घुसे, सबसे पहले आपको गेट मिला, हम्म गेट के बाद आपको चेयर मिली, हम्म चेयर के ऊपर आपने आम रखा होता, तो गेट, चेयर, मैंगो के सामने कौन मिली, मम्मी, मम्मी डाल दिया। और मम्मी में क्या लगा आपको, लव लगा, उसमें डाल दिया, लव डाल दिया। ऐसे
100 तक आपको बनाना है, मैं आपको 50% अलग अलग जगह का दे दूंगा, बाकी 50% आपको उसी में इंसर्ट करके फिलअप करना है अपने क्रिएटिव के हिसाब से, और उसको 3 दिन में पूरा याद करना है, 30 30 और 40, ऐसे करके 3 दिन में आपको 100 तक इमेज याद हो जाएगा, और जब तक ये खत्म होगा आपको पूरा फोनेटिक्स याद हो जाएगा। ठीक है, ओके आपको ओके रिलेटेबल चीजें करना, याद करना आपको थोड़ा आसान हो जाए। कोशिश कीजिए डेली 30 याद कीजिए और उसका ऑडियो सबमिट कीजिए। तो जब तक आप इस 1 महीने के दौरान खत्म करेंगे कोर्स, तो आपको हैबिट हो जाएगी याद करने की। ओके दूसरी कभी भी सामान लेने जाते हो, बाकी जगह चीजें लेने जाते हो, तो कोशिश कीजिए उसको लिखने के बाद याद करिए, और वो जो आपने जो लिखा हुआ बनाया लिस्ट, वो घर पे छोड़ दें। लिस्ट तो ओके बनाए, लिस्ट को मेमोराइज करें जिस जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर उसको वहीं छोड़ दें या फोन में फोटो ले लें। हाँ, अभी आप देखिए जब आप अटक रहे हो, जब आप ऐसे करोगे तभी मेमोरी शार्प हो पाएगी। इतना आप कर ले, अगर इतना मैं बता पाया आपको क्लियर। ओके सर, अभी डाउट आपको क्लियर हो गया सभी का? यस यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मजा आ रहा है आप लोगों को? सभी लोगों को इस कोर्स में आनंद आ रहा है? लिख सकते हो। लोकमान सर प्लीज कंटिन्यू कर। कंटिन्यू करें, चलो ग्रेट। यस सत्या, तो आज हम करने वाले हैं, सत्या मेरा स्क्रीन शेयर डिसेबल्ड है, मुझे आओ स्क्रीन शेयर। सर आप होस्ट हो सर, 2 मिनट। नहीं है। ओके, यस सर। हम्म। आज स्ट्रेंथ बहुत कम है। जस्ट मेरा स्क्रीन विजिबल है सत्या? सत्या मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस सर, विजिबल है सर। चलिए ग्रेट। और मुझे प्लीज कोई बताएंगे इस क्लास में कोई 5th क्लास से नीचे तो नहीं है, 5th स्टैंडर्ड से नीचे? अगर हो तो मुझे अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, मुझे प्लीज आप ये बता दें कोई 5th स्टैंडर्ड से नीचे का बच्चा तो नहीं है? अगर कोई है तो प्लीज मुझे लिख के बता सकते हैं। नहीं, चलिए तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आज जितने भी बच्चे यहाँ हैं, दे आप बच्चे और बड़े। और यस, किसी का क्वेरी आया? नो, ग्रेट, संजय जी ने लिखा, ओके। तो चलिए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। 2 क्लासेस हम ऐसी करने वाले हैं जिसमें मेमोरी को लॉस होने से कैसे बचाएं। बाकी क्लासेस है मेमोरी को बूस्ट कैसे करें, और 1-2 क्लासेस ऐसी मेमोरी को लॉस होने से कैसे बचाएं। तो ये क्लास जो है हमारी स्पेशल है कि मेमोरी को लॉस होने से कैसे बचाएं, और हम कैसे अपने टारगेट्स को अचीव करें थ्रू आर 2 बेस्ट टूल्स, मेमोरी एंड माइंड पावर। इन दोनों से हम इन दोनों को दुरुस्त करते हुए, दोनों को ठीक करते हुए कैसे इनके लॉस से बचाएं और हम अपने टारगेट को अचीव करें, ये बात आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए, तैयार हैं आप सब? रेडी हैं? आपका रिस्पॉन्स मुझे बड़ा पुअर आता है, अगर रेडी हो तो रेडी लिखें प्लीज। बहुत ही प्यारा सा लेसन करने वाले हैं आज, जल्दी से लिखें। अगर रेडी हैं तो लिखें रेडी, कम ऑन रेडी। यस, निशा जी ने रेडी लिखा, संजय जी ने लिख दिया, कम ऑन कम ऑन। संजय जी ने 2 बार लिख दिया और बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं, बोला बाकी सब संजय जी को ही लिखना है। ऐसा है क्या? यस, आप सब नहीं लिखोगे तो मैंने आगे ही नहीं जाना है। कम ऑन, जब तक आप सारे नहीं लिखोगे, आई एम नॉट गोइंग अहेड।
चलिए, बहुत बढ़िया, सोनिया जी ने भी लिखा। एक नवीन शर्मा जी कोई है, वो उनकी तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। प्लीज आप जरूर लिखकर मुझे बताएं कि आप रूम में हैं। नवीन शर्मा जी हैं, अजय वर्मा जी हैं, रूमा अस्थाना जी हैं, सत्यानंदा। आपकी तरफ से मुझे इंटरेक्शन कम आ रहा है। आप जितनी जल्दी मुझे इंटरेक्ट करोगे, लिखोगे रेडी, तो मैं आगे चलने वाला हूँ। यस, सत्यानंदा जी ने लिखा, वाह ग्रेट, कम ऑन। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अजय वर्मा, नवीन शर्मा, कम ऑन, रूमा अस्थाना। तीनों की आईडी से जो भी जुड़े हुए हैं, प्लीज पुट योर नेम और रेडी लिख के बताओ मुझे जल्दी से, मैं आगे चलूं फटाफट। आपका बहुत टाइम चला गया है, कम ऑन, लिखो जल्दी। चलो, बहुत ही, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये जो वर्ड है ना, एग्जाम फोबिया, माय गॉड, बड़ा डराया है इसने बच्चों को। बच्चों को नहीं, बड़ों को भी डरा। जिस दिन आपको अपने एग्जाम की बारी हो ना, जिसको आपने एग्जाम की बारी हो, उस दिन सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। रियली सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। जिस दिन इंटरव्यू हो, उस दिन बड़ों की हालत खराब हो जाती है। और जिस दिन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, डिपार्टमेंटल एग्जाम हो, उस दिन बड़ी प्रॉब्लम आती है। और बच्चों का बोर्ड हो, उस दिन तो जाने कितने दिन पहले से बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है। इवन जो छोटे बच्चों के टेस्ट होते हैं, उनको भी सवेरे का बड़ा डर होता है। ये डर इतना भयंकर है कि ये साल में कई बार होता है। यस, चलिए, सबने लिख दिया, रूमा अस्थाना जी ने भी लिख दिया। ये पूरे साल में इतनी बार होता है कि आदमी को कितनी बार डरना पड़ता है, बच्चों को कितनी बार डरना पड़ता है। हर रोज टेस्ट होना है, हफ्ते में 1 बार होना है, महीने में 4 बार होने, साल में 11 बार होने, साल में 48 टाइम्स होने। यानी रोज जब जब आपका टेस्ट होगा, तब तब वो एग्जाम है, और उस एग्जाम से पहले कोई एंजाइटी आपको जरूर होती है। और कुछ बच्चे देखे होंगे आपने, उछलते कूदते एग्जाम के लिए जाते हैं। होते वैसे 2 3 4 ही हैं, या तो जो पढ़ते नहीं, या पढ़ते हैं उनको सब पता है। ऐसे थोड़े से बच्चे होते हैं, और वो मस्त रहते हैं, चाहे जितना रिजल्ट कम आए ज्यादा आए, फर्क नहीं पड़ता। उनमें और दूसरे बच्चों में क्या फर्क है? दोनों में थोड़ा सा फर्क है। यानी कुछ बच्चे बच्चे 3 तरह के होते हैं। एक वो जो फुल्ली मैनेज्ड है, एक वो जो ना मैनेज्ड है ना अनमैनेज्ड है, एक वो जो पूरी तरह मैनेज नहीं है। तो जो मैनेज नहीं है, उनमें से ज्यादातर लोग आपको खुश दिखाई देंगे या केयर फ्री दिखाई देंगे, या जो मैनेज्ड हैं वो थोड़े खुश दिखाई देंगे, या उनके चेहरे पर थोड़ी शांति सी दिखाई देगी। बाकी जो बीच वाले हैं, उनको हमेशा प्रॉब्लम रहती है। और 90% बच्चे बीच वाले हैं, 90% बीच वाले। तो हमें अब ये देखना है कि हम कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब अगर हम 90% की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो दोस्तों, ये एग्जाम का वर्ड है ना, ये रियली ये चिंता पैदा करता है, ये तनाव पैदा करता है, ये स्ट्रेस पैदा करता है, ये डर पैदा करता है, ये प्रेशर पैदा करता है, ये सिर दर्द पैदा करता है। अब इन सारी चीजों से आप कैसे बच पाए, आपके बच्चे कैसे बच पाए? अगर आप खुद इसे सीख रहे हैं, तो आप किसी पर्पज के लिए सीख रहे हैं, तो आप कैसे बचोगे खुद? और अगर आप इसे अपने बच्चों को सिखाने के लिए सीख रहे हैं, तो आपके बच्चे इससे कैसे बचेंगे? सो सिंपल, मैनेज योरसेल्फ। जिसने मैनेज कर लिया, डर चिंता से मुक्ति। और जो मैनेज नहीं कर पाया, उसको दिक्कत। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे मैनेज करेंगे। अब इसके सिम्टम्स इतने हैं, कई बार हेल्थ खराब होती है, मेंटल हेल्थ खराब होती है, फिजिकल हेल्थ खराब होती है, इमोशनल हेल्थ खराब होती है। और जिससे भूख या तो कम लगेगी या बच्चा ज्यादा खाएगा। आपको भी अगर पढ़ाई समझ में नहीं आ रही और कोर्स समझ में नहीं आ रहा, कल का डर लग रहा है, या तो कम खाओगे या ज्यादा खा जाओगे। मूड स्विंग्स चेंज होंगे, लॉस ऑफ मेमोरी होगा, कई बार याद किया और भूल गए, ऐसा होता है। अच्छा, किस किस के साथ होता है, या किस किस के साथ होता है कि आपने याद किया और भूल गए? यस, कौन बताएगा किस किस के साथ होता है? कम ऑन, जल्दी। आपके साथ लास्ट टाइम कब हुआ कि आप याद करके गए और वहां डर से भूल गए? यस, कोई एक्सपीरियंस? संजय, कम ऑन, बहुत बढ़िया संजय। बाकी सब? यस, संजय रेज्ड हैंड। यस संजय, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यस, सोनिया जी ने कहा यस, मी टू। और किसके साथ हुआ? निशा, सबके साथ हुआ। माय गॉड, फिर तो मजा आने वाला है।
मेरे साथ भी होता है, अभी भी होता है। जब भी मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना होता है स्टेज पे, तो हल्का सा फियर होता है, हल्का सा फियर, क्या बोलेंगे, कौन सामने होगा, ओ माय गॉड कहीं कुछ भूल गए तो क्या होगा, या कहीं अटक गए तो क्या होगा, ब्लैंक हो गए तो क्या होगा, किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया और मुझे नहीं आता तो क्या होगा। ये चिंताएं बड़ी रहती हैं। बड़ी चिंताएं आप हटा सकते हो, और वो कैसे हट सकती हैं आज डिस्कस करने वाले हैं। ये जो परेशानी है एग्जाम फोबिया की, आपको बता दूं अगर आपको नहीं पता, ये आपके माइंड पावर और मेमोरी परफॉर्मेंस को रिड्यूस करती है। और अगर एक साल में 50 टाइम्स एग्जाम है, तो ये 50 टाइम्स आपकी मेमोरी को रिड्यूस करेगी। आप सोचो आपकी मेमोरी और माइंड पावर की क्या हालत होने वाली है। तो ये ना रिड्यूस हो, ये हमेशा आपकी मेमोरी इंटैक्ट रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है बट इजी नहीं। पॉसिबल है बट इजी नहीं। अब ये पॉसिबल कैसे है और इसे हम और इजी कैसे बना सकते हैं, जितना हमारे लिए आज है उससे और आगे बढ़ेंगे। आज हम बहुत सारी ट्रिक्स सीखने वाले हैं। और ये आता कहां से है? सबसे पहले इसका रूट कॉज ढूंढे, वेयर इट डज कम। ये आता कहां से है? अब इसका सोर्स क्या है? कौन बताएगा ये कहां से आता है? सो आई एम जस्ट आस्किंग यू। आप माइक खोल के बता सकते हैं या आप लिखकर बता सकते हैं कैसे आता है ये डर क्यों पैदा होता है? व्हाट आर रीजंस ऑफ इट? यस प्लीज, लेट्स इंटरेक्ट, कम ऑन। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, लिखिए। यस यस यस, जल्दी से लिखिए। एक्सपेक्टेशन, यस। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन एंड एक्सपेक्टेशन, यस। यस, बाकी सब कुछ भी आप हिंदी में भी लिखोगे चलेगा। फील, रूमास्थाना जी, यस। सोनिया, टू विन, यस। जीतने का मतलब जीतने की चिंता कि मैं जीतूंगा कि नहीं। एक्सपेक्टेशन कि मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन है, वो मेरा फुलफिल होगा कि नहीं, यस। वरीड, चिंता से आता है, यस। वेरी गुड वेरी गुड। सब लिखो, जो आपकी समझ में आता हो सब लिखो, सब सही है ये। आप जो लिख रहे हो बिल्कुल सही, आपके एक्सपीरियंस से निकल रहा है। इफ लॉस देन गेट स्कोल्ड, यस। डांट मिलेगी, माय गॉड घर में डांट पड़ेगी, यस 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 यस। नर्वसनेस, आदमी नर्वस हो जाता है। फियर ऑफ फेलियर, माय गॉड फेल होने की चिंता, फेल होने की चिंता। अच्छा, फेल कभी नहीं होते पर चिंता हमेशा होती है, और ये चिंता खाई जाती है, एंजाइटी। यस, ग्रेट, आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप बहुत ही इंटरेक्टिव हैं, और ऐसे ही इस इंटरेक्शन को बनाए रखना। आपके अपने एक्सपीरियंस जब आपके अंदर से निकलते हैं तो ये लर्निंग जो है आपकी बिल्कुल अपनी हो जाती है। वरी, यस ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए मैं और रीजन बता दूं आपको। नॉन अलाइनमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, नॉन अलाइनमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। ये बात शायद किसी ने नहीं सोची थी। अब ये होता क्या है? लास्ट मी, यस ग्रेट, बिल्कुल। नॉन अलाइनमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन पर कौन बोलना चाहेगा? यस, आप में से कोई। नॉन अलाइनमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन, आप इसे एक लाइन को मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं? लूज कॉन्फिडेंस, यस। कोई माइक ओपन करके बोलेगा प्लीज? नॉन अलाइनमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, बहुत प्यारी टर्म है। अगर ये समझ में आ गई तो आधी बातें हमारी समझ में आ जाएंगी। डोंट नो, निशा जी ने कहा। यस, कोई और, कोई और, कोई और, यस कम ऑन। आप माइक भी ओपन कर सकते हो, बोलते हैं, लेट्स इंटरेक्ट ऑन वॉइस। हम थोड़े से लोग हैं, 9 लोग हैं, हम बोल सकते हैं। यस, चलिए। नहीं तो मैं बताता हूं। पापा कहते हैं रामलाल के बच्चे की तरह 95% लाने। मम्मा कहते हैं मासी का बेटा क्लास में फर्स्ट है। टीचर कहता है गौरव बहुत अच्छा है, गौरव को फॉलो करो, गौरव को कॉपी करो, गौरव इंटेलिजेंट है। ट्यूशन वाले टीचर के पास गए, उन्होंने भी एक्सपेक्टेशन जता दिया, राम को फॉलो करो, इनसे पूछ लिया करो, राम बहुत इंटेलिजेंट है, आप राम जैसे बनो। अब ट्यूशन वाले टीचर की एक्सपेक्टेशन है कि मैं राम जैसा बनूं ताकि उनको मेरे घर से अप्रिशिएशन मिले।
मेरे टीचर की एक्सपेक्टेशन है कि मैं गौरव जैसा बनूं, कंपैरिजन नहीं हो रहा, आप देखना मेरे से एक्सपेक्टेशन हो रहा है। मेरे फादर की एक्सपेक्टेशन है कि मैं 95% स्कोर करूं, मेरी मदर की एक्सपेक्टेशन है कि मैं मासी के बेटे से आगे जाऊं, मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन है कि पूरी क्लास को पीछे छोड़ दो और बस मैं ही आगे हूं। मेरा एक्सपेक्टेशन अलग है, मेरे फादर का अलग है, मेरी मदर का अलग है, मेरे टीचर का अलग है, मेरे स्कूल टीचर, मेरे ट्यूटर का अलग है। इन सारे एक्सपेक्टेशंस को मैं कैसे मीट कर सकता हूँ? इट इज नॉट इजी टू डू, इट इज नॉट इजी टू डू। Contributor is only one, that is me, and expectations are from every side. The forces of expectations are applying on your mind from every side. अब ये अलाइंड नहीं है, कोई 95 कह रहा है, कोई 90 कह रहा है, कोई 85 कह रहा है, कोई 80 कह रहा है, ये सब बिखरी हुई चीज है। और एक दिन में 4-4 5-5 बार आपके सामने ऐसा होता है, एक बार तो होता ही होता होगा। अब ये चीजें अलाइंड नहीं है। अलाइंड का मतलब है कभी भी मदर, फादर और आप तीनों ने मिलके एक स्ट्रेटजी नहीं बनाई कि इस साल के लिए हमें क्या करना है, इस साल के लिए बेटे आपको क्या स्कोर करना है, इस साल आप क्या करने वाले और हम उसमें क्या हेल्प करेंगे। कोई ऐसी एक्सरसाइज फैमिली में नहीं होती। एक्सपेक्टेशन सब दे देते हैं आपको, कंट्रीब्यूशन आपका रियली ग्राउंड पे, सॉलिड ग्राउंड पे कंट्रीब्यूशन जहां आपको चाहिए, बच्चे को कोई नहीं देता। बच्चे को बड़े एक्सपेक्टेशन दे देंगे। अगर वो तीनों के अलाइनमेंट भी हो जाए, रादर यू जस्ट लीव द एक्सपेक्टेशन ऑफ टीचर और ट्यूटर। अगर पेरेंट्स और बच्चे के एक्सपेक्टेशंस अलाइन हो जाए, फादर ने 95 एक्सपेक्ट किया, मुझे लगता है मेरी कैपेसिटी 80 की है, तो बच्चा शुड एक्सप्रेस इट टू द फादर, पापा मेरी 80 की कैपेसिटी है, आप मुझे अगर कोऑपरेट करोगे, आप मुझे अगर कंट्रीब्यूट करोगे मेरी लर्निंग में, तो आई ट्राई टू मेक इट 95। देखना कितना बड़ा फर्क पड़ा। अब फादर को लगा कि 80 बच्चा मेरा कर सकता है, 15 की मुझे उसको सपोर्ट करनी है, तो वो 95 ला सकता है। अब वो कंट्रीब्यूशन होगा। देखिए, एक्सपेक्टेशन पे आप कंट्रीब्यूटर बन रहे हो, अदरवाइज वो बच्चा अकेला लड़ता है, अकेला उस एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए परेशान होता है। और जब उसको अलग अलग एक्सपेक्टेशंस चारों तरफ से दिखाई देती हैं, तो उस बच्चे का मनोबल गिरता है, मनोबल रिड्यूस होता है, मेमोरी और माइंड पावर की परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है। आर यू एग्री विद माय दिस इनपुट? अगर आप एग्री हैं तो आप मुझे एग्री लिख के बता सकते हैं, सो दैट मैं आगे चलूं। अगर नहीं है और किसी को कुछ इनपुट देना है तो प्लीज, यस सोनिया जी आपने हैंड रेज किया, यू कैन यस ओपन योर माइक। So, how else can we contribute in this? So there are a lot of things the way you can contribute, but right now we are just discussing for a single point what are the root causes of reducing your memory and mind power. Actually, in a day, if more than one time somebody is attacking, or some thought or emotion is attacking on your mind power and memory, then it is getting reduced. That is one cause. So there are a lot of things which we are going to discuss how this can be improved. So that is a thing. But right now I'm discussing the causes of this. So just alignment of expectations should be done before starting performance for that particular goal. So the contributor is only one, performer is only one, and expectations are at many levels. And that contributor is performing and is trying to fulfill all the expectations. It doesn't happen actually, and it creates negative fear on the mind of performer. उस बच्चे के दिमाग पर, उस परफॉर्मर के दिमाग पर एक नेगेटिव फियर बना देता है। वो नेगेटिव फियर बजाय उसका बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है। उसको अलाइनमेंट कर दो, बस अलाइनमेंट हो गया तो वो बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अलाइनमेंट में अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय हो जाती है। अलाइनमेंट होगा, डिस्कशन होगा, तो कैपेबिलिटीज का होगा, कैपेबिलिटीज पर पॉसिबिलिटीज का होगा। बट एक्सपेक्टेशन जो है वो दूसरों से कंपैरिजन पे होता है। अब आप समझे मेरी बात? एक्सपेक्टेशन दूसरों से कंपैरिजन पे होगा, और अगर बंद करो, और अगर आप अलाइनमेंट कर रहे हो तो आपकी पॉसिबिलिटीज और कैपेबिलिटीज का होगा।
ये आई थिंक अब आप इसे समझ पाए। एंड द सेकेंड थिंग, प्रेशर फॉर गेटिंग प्री डिटरमिन्ड रेंज ऑफ मार्क्स, ये भी वही बात है, पहले से ही एक रेंज ऑफ मार्क्स बना दी, 90 टू 95, 85 टू 90, 80 टू 85, लास्ट ईयर 70 था, इस साल 80 होना चाहिए, पहले वो एक रेंज अप्लाई कर दी, बिना कैपेबिलिटीज को एक्सेस किए हमने एक रेंज अप्लाई कर ली। रादर कई बार हमने खुद भी कर ली होती है, पर हमें ग्राउंड्स नहीं पता होते। अभी आपकी आंखें खुल जाएंगी जब हम अगली कुछ स्लाइड्स डिस्कस करने वाले होंगे, बहुत ही आई ओपनिंग है। हम एक रेंज डिसाइड कर लेते, पर रेंज के लिए परफॉर्म कैसे करना है नहीं पता होता, परफॉर्मर को भी नहीं पता और एक्सपेक्टेशंस रखने वालों को भी नहीं पता, दोनों को नहीं पता। और तीसरा, हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स, वो हम कवर कर चुके। कॉम्पिटिटिवनेस, अब कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब मुझे आगे जाना है, पर कितना आगे जाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा नहीं पता। आगे जब पीछे ना रह जाओ, पीछे ना रह जाओ, ये डर है जो आपने अभी बताया था। वो कंपैरिजन विद अदर्स, दूसरों के साथ कंपैरिजन, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट अलोन, मैं ही अकेला पीछे ना रह जाऊं कहीं, चलो मेहनत करते हैं कहीं मैं ही अकेला पीछे ना रहूं। फियर ऑफ रिजेक्शन, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। तो ये सारी चीजें जब दिमाग पर हावी होती हैं, तो आपको जो याद होगा उसे भी भूल जाओगे, उससे भी भूल जाओ, और यही होता है। ओ माय गॉड, मुझे याद नहीं आया तो क्या होगा, और वो पक्का याद नहीं आएगा एग्जाम, पक्का याद नहीं आएगा। अगर आप ये सोच के गए कि मुझे याद नहीं आएगा आज क्या होगा एग्जाम में, तो ब्लंडर ही होने वाला। जिस दिन आप बिना कॉन्फिडेंस के एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हो, उस दिन आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाता, ये फैक्ट है। एक साइकोलॉजी है, एक इमोशनल फीलिंग वहाँ आपकी नेगेटिव हो जाती है, और वो आपके माइंड पावर मेमोरी की परफॉर्मेंस को स्लो कर देती है, और वो स्लो परफॉर्मेंस वहाँ आपको इम्पैक्ट करती है आपके एग्जामिनेशन हॉल में। द वे यू वर सपोज टू डू और यू कुड डू, यू जनरली डू नॉट डू दिस। तो ये हमारे रीजंस थे। एंड व्हाई डू आई फॉरगेट द लर्न थिंग्स? नो प्लान फॉर स्टडी, नो प्लान फॉर रिविजन, not taking the right rest, mind filled with other thoughts, emotions। क्यों मुझे चीजें याद नहीं रहती और क्यों मैं याद की हुई चीजों को भूल जाता हूँ? 4 रीजन है। मेरी प्लानिंग, मेरी स्टडी प्लान नहीं होती, मेरे रिविजन्स प्लान नहीं होते, और मैं राइट रेस्ट नहीं लेता, और राइट मेरी रिक्रिएशन नहीं होती, बाहर जाके बच्चा तरीके से खेलता नहीं है, या आप रिक्रिएट नहीं करते अपने आप को, फन मोड में नहीं जाते, फ्री मोड में नहीं जाते, ऑलवेज आप लर्निंग मोड पे ही खड़े रहते हो, तो आपका माइंड स्ट्रेस फील करता है। स्ट्रेस फील करता है तो जो लर्न आपके टॉपिक्स थे, जिनके बॉन्ड्स आपके न्यूरो सिस्टम में बने थे, वो बॉन्ड्स लूज हो जाते हैं, और वो लूज होने के बाद वो मेमोरी लॉस हो जाती है। इसलिए हमेशा आपको रिक्रिएशन में जाना है, आपको अच्छी स्लीपिंग में जाना है, आपको गेम्स में जाना है, फन मोड में जाना है, तो आपकी वो मेमोरी और माइंड पावर स्टेबल रहेगी। चलिए, अब ये तो प्रॉब्लम थी कि कैसे मेमोरी रिड्यूस होती है, अब उसको कैसे स्टे बैक करें और कैसे रिड्यूस होने से बचाएं, कुछ टिप्स आज हम डिस्कस करेंगे, और ये बड़ी फैंटास्टिक वर्किंग टिप्स है। चलिए, पहली टिप्स, सबसे पहली टिप्स है, प्लान योर ईयर गोल। आप अपने साल का जो गोल है, जो आप अपना पीक चाहते हो, जो आपको इस साल करना है, बच्चा अगर 5वीं से ऊपर है तो वो जरूर अपने ये एक्सरसाइज जो आज हम करने वाले हैं वो सारे बच्चे करें। और अगर आप पेरेंट्स हो तो आप अपने बच्चों के लिए ये वाली एक्सरसाइज कर लें। और अगर आप भी किसी लर्निंग मोड में हो और किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये एक एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं, प्लीज आप जरूर करें। आप देखना क्या वंडरफुल इसमें आपको करिश्मा ही चमत्कार होता है कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। और बच्चे को अगर आपने ये दिया है, तो बच्चे को अगर आप फॉलो रखोगे तो 100% उसकी परफॉर्मेंस, माइंड पावर एंड मेमोरी पावर दोनों इनहेंस होंगे, स्कोर्स इनहेंस होंगे, एंड द वे ऑफ लर्निंग इंप्रूव हो जाएगा। वे ऑफ लर्निंग, क्वालिटी ऑफ लर्निंग, क्वालिटी ऑफ रिटेनरशिप, यानी मेमोरी को रिटेन करने की क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। अब इसमें करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले राइट योर गोल एंड पर्पज।
तो अगर आपके पास कॉपी पेन है तो शुरू हो जाइए, हम इसको साथ साथ करेंगे इस एक्सरसाइज को, और अगर नहीं है तो ले लीजिए। कम ऑन, जल्दी, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। अगर रेडी हो कॉपी पेन लेके तो मुझे रेडी लिख के बताएं। कॉपी पेन जैसे ही आपके हाथ में आ जाए प्लीज रेडी लिख दें आप चैट बॉक्स में। यस, संजय, सोनिया जी, सत्यानंदा, 3 लोग रेडी हैं। बाकी लोगों का अगर रिप्लाई नहीं आया तो प्लीज, निशा जी, आप लोगों को रिप्लाई जरूर देना है। बाकी सब लोग भी प्लीज मुझे बताएं आपके पास कॉपी पेन है कि नहीं। रोमा अस्थाना जी, सिर्फ मुझे 5 लोगों से रिप्लाई आ रहा है, बाकी 4 लोग अभी भी साइलेंट मोड पे हैं। निशा, डॉक्टर ऋषि, अजय वर्मा, यस, चलिए ठीक है, आप रेडी हैं तो कॉपी पेन ले लें। नाउ यू हैव टू डू वन एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज ये है कि इस साल का गोल क्या है। मैं करंट ईयर की बात करूं तो आप ये जो मेमोरी सीख रहे हो, जो माइंड पावर सीख रहे हो, क्यों, या आप जिस बच्चे के लिए सीख रहे हो, उसका इस साल का गोल क्या है। उस साल का गोल क्या है, पर्पज क्या है, उसका पर्पज क्या है। माइंड पावर एंड मेमोरी को आपको बूस्ट करने का, लॉस नहीं होने देने का, और इस साल जो परफॉर्मेंस जिस मोड में है या परफॉर्मेंस जिस तरफ है, वो किस टारगेट के लिए, किस गोल के लिए, किस पर्पज के लिए। जैसे बच्चा 6th क्लास में है तो मुझे इस साल क्लास में मिनिमम 80% चाहिए, दैट्स इट, ओके चलेगा। मुझे अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, लास्ट ईयर 60 था, इस बार 70 पे जाना, ओके। मुझे इस बार 96 लाना है, ओके। मुझे इस बार क्लास टॉप करना है, टॉप का मतलब है मैं 99% लेके आने वाला हूँ या आने वाली हूँ, इट्स ओके। मुझे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करनी है, इट्स ओके। मुझे बोर्ड एग्जाम देना है और बोर्ड एग्जाम में मुझे मिनिमम 95% लेके आने, यस। आपको लिख दो, एक बार लिखोगे तो आपको पता चलेगा। आपने लिखा बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड में मुझे पास होना है और पास भी मुझे 95% के साथ होना है, तब मेरा किसी अच्छे स्कूल में आगे एडमिशन होगा। तो पर्पज पता चल गया, अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना है, और दूसरा गोल पता चल गया कि मुझे 95% लाना है। तो प्लीज आप जल्दी से लिख दें चैट बॉक्स में, व्हाट इज योर गोल फॉर दिस ईयर। आपका इस साल के लिए आपका गोल क्या है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो प्लीज ये बच्चे के साथ डिस्कस कीजिएगा आज। अकेले गोल मत बनाना, उसकी कैपेबिलिटी पॉसिबिलिटीज को चेक करके तब आप गोल बनाना। उसका अपना क्या मन है, आप अपनी बात थोपने से पहले प्लीज उस बच्चे के साथ बात करना। यस, पेरेंट्स हैं तो जरूर बच्चे के साथ बात करना कि इस साल जरूरत क्या है, बच्चे की जरूरत क्या है। टू स्टार्ट माई क्लासेस ऑनलाइन, यस सोनिया जी, बहुत बढ़िया। आपकी ऑनलाइन क्लासेस किस टॉपिक पे आप शुरू करने वाले हैं, किस टॉपिक पे शुरू करने वाले हैं। मैथ्स पे, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो आपको इन बच्चों के लिए जो मैथ्स सिखाते वक्त जिन बच्चों को मैथ्स का फोबिया होता है, मैथ्स के एग्जाम का फोबिया होता है, वो उस फोबिया से ओवरकम करने के लिए उन बच्चों को प्रॉपर मैथ्स की कंप्रहेंशन डेवलप कराने के लिए आप ये सीखना चाहते हैं। आप ये गोल लिखें अपना कि मेरा गोल ये है कि मैं मेरी क्लास में जिनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कराना चाहती हूँ, उनमें से मैं 100% बच्चों को कि 95% बच्चों को मेरा लेसन आसानी से लर्न हो जाए, ऐसी टेक्निक्स में लर्न करना चाहती हूँ। मेरा पर्पज ये है कि मैं 100% बच्चे मेरे जो है मेरे लेसन्स को समझ सकें, ये मेरा गोल है, दैट्स इट। आप लिख सकते हो। यस, नेक्स्ट, बाकी सब भी, सोनिया जी ने लिखा, बाकी ने प्लीज, आपका गोल क्या है, इस साल का गोल क्या है। या अगर आप स्टूडेंट हैं, 10th क्लास में सत्यानंद थे, तो सत्यानंद आपका क्या गोल है for this particular year? Come on, come on, come on. Roma Asthana, improve to learning power. Yes, great. कितना इंप्रूव करना चाहते हैं, इसका कोई पैरामीटर नहीं है। इंप्रूव टू लर्निंग पावर में कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए, गोल हमेशा स्पेसिफिक हो। सत्यानंदा, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, दोज हु आर स्टूडेंट हियर, above 80%. No, not at all.
गिव इट अ स्पेसिफिक टर्म। अबव 80% का मतलब है 99 भी अबव 80%, बट 99 के लिए आपको प्रिपरेशन किसी और तरीके से करनी पड़ेगी और 81 के लिए प्रिपरेशन किसी और तरीके से करनी पड़ेगी। तो बी लिटिल मोर स्पेसिफिक, बी लिटिल मोर स्पेसिफिक, गिव इट अ रेंज। यस, आप वापस रिवाइज कर सकते हैं इसको। एंड देन इन केस यू कुड डू इट, ये आपका आज का असाइनमेंट है। प्लीज अगर आप सब नहीं लिखोगे तो मतलब मुझे यहाँ मोटिवेशन तब मिलेगा जब आप मुझे यहाँ इंटरेक्ट करके बताएंगे। यस, क्लास स्टूडेंट टू गेट 80%। यस, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, आपने लिखा। उमा अस्ताना जी ने लिखा 80%। यस यस, इट इज लिटिल स्पेसिफिक। सो आपने यहाँ तक कर लिया। अब अलाइन द एक्सपेक्टेशंस। अब अलाइन द एक्सपेक्टेशंस का मतलब है कि अब अगर आपके परफॉर्मेंस में किसी और के भी एक्सपेक्टेशन है तो आप उसके साथ अलाइन करें। अब आपके अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस होंगे। यस, गुड स्कोर ऐसा कुछ नहीं होता निशा जी, ये टर्म होती ही नहीं है, ये बिल्कुल पर्सनल टर्म है। गुड स्कोर कुछ नहीं होता। जो बच्चा मुश्किल से पास होता है ना, उसको ये उम्मीद थी कि मैं पास नहीं हो सकता, और वो बाय द वे गलती से पास हो जाए तो उससे बढ़िया गुड स्कोर उसके लिए कुछ नहीं होता। तो गुड स्कोर की कोई एक मेजरिंग टर्म होनी चाहिए जिसे आप नाप सकें। आपके हिसाब से वो गुड स्कोर क्या है, पेरेंट्स के हिसाब से गुड स्कोर कुछ और होता है, बच्चों के हिसाब से गुड स्कोर की डेफिनेशन कुछ अलग होती है। तो प्लीज मेक इट मोर स्पेसिफिक। यस, दूसरा है अलाइन द एक्सपेक्टेशंस। अब शायद मेरी बात आप समझ सके हो, एक्सपेक्टेशंस को अलाइन करना है, यानी आप और माँ बाप, या आप क्लास शुरू करने वाले हो, टीचर हो, तो आप अगर एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हो तो वो स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है उनके साथ। आपने क्लास में एडमिशन दे दिया ऑनलाइन ऑफलाइन और उनको पढ़ाना शुरू कर दिया, आपने कभी एक्सपेक्टेशंस के लेवल पे बात की उनसे कि आप चाहते क्या हो इस क्लास से, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या चाहते हो और मैं क्या चाहता हूँ, दोनों एक इकट्ठे तो हो, एक जगह हमारा, एक जगह तो आए, हमारा थॉट लेवल तो एक जगह हो। यस, तो वो एक्सपेक्टेशंस हमेशा अलाइंड होने चाहिए। आप कुछ और सोचते हो और आपका जो को एक्सपेक्टर है, यानी जो आपका परफॉर्मर है और एक्सपेक्टेशंस रखने वाले उनके साथ हैं, उन दोनों के एक्सपेक्टेशंस अलाइन होने चाहिए। वो जरूर प्लीज, अगर आप माँ बाप हैं तो और बच्चे के एक्सपेक्टेशंस के साथ अलाइन करके चलें। बच्चे पर आप अपने एक्सपेक्टेशन को अननेसेसरी थोपे नहीं, बच्चे को अपने आप को एक्सेस करने दें, उसको मोटिवेट करें। अगर वो अपने को 60 मानता है तो आप उसको 70-80 के लिए मोटिवेट करो, उसको सपोर्ट करो, उसको उसकी उस ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करो, तब वो बच्चा 80 पे आ पाएगा। नहीं तो जिसने 60 बना लिया ना मन में, वो हार्डली 60 पहुंच पाता है, हार्डली 60 पहुंच पाता है। तो आपको अलाइनमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन करना पड़ेगा। एंड नोट एग्जाम डेट एंड कैलकुलेट डेज। मैंने ये पूरी एक्सरसाइज लर्नर्स के अकॉर्डिंग बनी है, तो आप अगर टीचर हैं तो आप प्लीज इसको थोड़ा ट्विस्ट कर लेना अपने हिसाब से। अब आप नोट एग्जाम डेट एंड कैलकुलेट डेज। अगर आप तैयारी कर रहे हो एग्जामिनेशंस की, तो आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर एग्जाम जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, जिसके लिए हम एग्जाम फोबिया की बात कर रहे हैं, उस फाइनल एग्जाम की डेट को नोट करके और उसकी रिवर्स काउंटिंग करो, हाउ मच डेज आर लेफ्ट। अब हमने डे काउंट कर लिए, मान लिया 61 डेज, 61 नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, नवंबर दिसंबर आज फर्स्ट है तो ये हो गए 61 एंड 31 एंड 29 60, तो 121 अप्रोक्स डेज बचे अगर हम फरवरी एंड में एग्जाम होता है तो आपने 121 डेज आपके पास टाइम है। अब देखिए कैसे रिवर्स प्रोग्रामिंग होती है। अगर बच्चा 5वीं से ऊपर है या आप खुद भी किसी क्लास को पढ़ाने जाने वाले हो, आप ये प्लानिंग करोगे, ग्राउंडेड प्लानिंग करोगे और फिर उसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको सक्सेस मिलने के तरीके बदल जाएंगे। आपके माइंड पावर और मेमोरी पर लॉस नहीं होगा, आपको टेंशन नहीं होगी, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आप टाइम बाउंड मैनर में चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपने वो प्लान कर लिया है, अब सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है। अदरवाइज हमेशा एडहॉक प्लानिंग करोगे आप और एडहॉक इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो आगे पीछे की प्रोग्रामिंग सारी हिल जाती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर मैं सही कह रहा हूँ तो मुझे यस लिख के बता सकते हैं। आप एडहॉक और कैजुअली काम करेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी कैजुअल ही होंगे,
और आप हमेशा कभी भी एक एनर्जी स्टेट में काम नहीं कर सकते। एक एनर्जी स्टेट में काम, कभी बीमार होंगे, कभी ठीक होंगे, कभी एक्साइटेड होंगे, कभी नर्वस होंगे, कभी छुट्टियों में होंगे, कभी खेलने जा रहे होंगे, और ये हर एक चीज हमारी ग्रोथ को हैम्पर कर रही है। हमने सोच तो लिया होता है 60%, 80% ये 6 महीने में ये कर देंगे, बट उसे करने की बारी आती है तब हम बहुत कुछ करते हैं पर वही नहीं करते जो कर रहे होते हैं, और उस तरीके से नहीं कर रहे होते जिस तरीके से उस काम के लिए हमारा होना चाहिए। तो इसलिए हमारी उस परफॉर्मेंस में हमेशा कटौती होती रहती है, और जब एकदम से वो टारगेट हमारे सिर पे आ जाता है तो हमें फोबिया होता है, और उस समय हमारे माइंड पावर मेमोरी को लॉस होता है। उस लास्ट मोमेंट फोबिया को एलिमिनेट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, लेट्स प्लान इन अ रिवर्स वे। हमारे पास जब टाइम है तब हम प्लान करें तो दोस्तों बहुत अच्छी तरह से हम उसे मैनेज कर सकते हैं, और लास्ट मिनट का फोबिया, माइंड पावर लॉस, मेमोरी लॉस, आउट, और बड़ी मस्ती के साथ आप एग्जाम देके बड़ी मस्ती के साथ आप अपना पर्पज सॉल्व करके गोल अचीव कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा? तो उसके लिए हमें 3 सीट बनानी है, आज का असाइनमेंट है। और ये 3 सीट हमारे पास हर लर्नर के पास होनी चाहिए, या हर उस आदमी के पास होनी चाहिए जिसको जिंदगी में कुछ अचीव करना है, जिसका कुछ गोल है। उस गोल के लिए जब वो काम करना शुरू करते हैं तो 3 चीजें उनके पास हो, 3 सीट हो, और वो 3 सीट और चौथा एक नोटिस बोर्ड। आप जहां बैठ के काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके सामने एक बड़ा बोर्ड लगाना चाहिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, एक बड़ा बोर्ड आपके सामने हो, उस बोर्ड पे आपकी 3 सीट पेस्टेड हो। 3 सीट। अगर बच्चा है तो भी उसकी 3 सीट, और अगर आप बड़े हो, आपने अपना कोई गोल डिसाइड किया और उसको अचीव करना है, तो भी 3 सीट। अब ये 3 सीट में क्या क्या होगा? पहली सीट होगी आपका अल्टीमेट प्लान, यानी ईयर, अगर बच्चा है तो इस साल में मुझे एग्जाम तक का पूरा प्लान क्या है, आज से और एग्जाम तक का मेरी प्लानिंग। और अगर आपने कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप कोचिंग देने की तैयारी कर रहे हो, तो जिस दिन आप कोचिंग ओपन करने वाले हो उसकी डेट फिक्स कर दो, आज उसकी डेट फिक्स कर दो, और फिर रिवर्स प्लानिंग करो। रिवर्स प्लानिंग करो। ये जो पूरी प्लानिंग है ये पहली सीट पे होनी चाहिए। जो फाइनल गोल जिस पे लिखा आपने उससे रिवर्स करके लाए, यानी पूरे टेन्योर का या पूरे साल का पूरा ड्यूरेशन, उसका एक सीट पे प्लानिंग होनी चाहिए। कैसी होगी अभी डिस्कस करेंगे। और दूसरी होगी, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना है। एक साल के प्लान को वीकली प्लान्स में तोड़ देना, वो दूसरी सीट होगी। ये प्लानिंग सीट, दूसरी एग्जीक्यूशन सीट। पहली प्लानिंग सीट और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, दैट विल बी कॉल्ड एग्जीक्यूशन सीट। एंड तीसरी सीट होगी एग्जीक्यूशन को रिव्यू करना, कि प्लानिंग के हिसाब से मेरा एग्जीक्यूशन जा रहा है कि नहीं जा रहा। सिंपल, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिव्यू। 3 सीट हर परफॉर्मर के सामने नोटिस बोर्ड पर लगे हों तो वो परफॉर्मर मेमोरी, माइंड पावर दोनों अपनी जगह रख पाता है, और बहुत अच्छी तरह उसका परफॉर्मेंस आगे बढ़ता है। कैसे? और वो जितने भी फोबियाज होते हैं, लास्ट मोमेंट फोबियाज, लास्ट मिनट फोबियाज, उनसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको करेंगे क्या? 3 सीट। तो आप तैयार हो जाएं कॉपी पेन लेके, और पहली सीट के लिए ये परफॉर्मा आपके सामने है। तो दैट विल बी कॉल्ड फर्स्ट प्लानिंग, एंड because this class is for students, pupils, learners, तो मैंने उसको लर्निंग प्लान के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। तो पहली सीट है लर्निंग प्लान, एग्जाम्पल एंड वर्कबुक। इसमें मैंने क्या आपको डिसाइड करना है उसका एक एग्जाम्पल दिया है, और एक कॉलम खाली छोड़ा है जिसमें आप खुद अपने लिए फिल कर सकते हो। इट विल बी लाइक अ वर्कबुक। तो इसमें क्या करना है, जैसे अगर एक बच्चा 6ठी क्लास का है, 6th स्टैंडर्ड का है, तो 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को हमें क्या करना है, सबसे पहले उसकी एग्जाम डेट उसे डिसाइड करनी है। मेरा फाइनल किस दिन एग्जाम है, या टेंटेटिव, मुझे फरवरी के लास्ट वीक में होते हैं, या मार्च के फर्स्ट वीक में होते हैं, मार्च के सेकेंड वीक में होते हैं। वो जो भी टेंटेटिव डेट, अगर आपको फिक्स डेट पता है देन फिक्स,
और अगर आपको फिक्स डेट नहीं पता, जैसे कंपटीशन एग्जाम वालों को फिक्स डेट पता होती है, अगर फिक्स नहीं पता तो आप टेंटेटिव डेट लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ फरवरी 28 लिखा, बहुत सिंपल है। एग्जाम डेट हो गया फरवरी 28, टोटल डेज लेफ्ट। अब मैं वापस रिवर्स प्लानिंग कर रहा हूँ, आप साथ साथ करते जाएंगे। प्लीज आप जरूर अपना एग्जाम डेट लिखिए, फाइनल डेट आपने जो भी लिखी है आप मुझे चैट में भी लिखते जाइए और पेपर पर भी लिखते जाइए। साथ साथ मेरे करेंगे, मेरे साथ साथ करेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। आपका एग्जाम डेट जल्दी लिखिए, आप चैट बॉक्स में भी लिख दें। कम ऑन, जल्दी से, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। यही प्रैक्टिस करो, कम ऑन। सो आई एम वेटिंग फॉर यू। सिर्फ डेट लिखनी है और मैं चैट में आपका बहुत देर इंतजार करना पड़ता है मुझे। आप जल्दी से लिख दो, गलती होगी तो मैं करेक्ट कर लूंगा यार। 15 मार्च संजय सिंह जी ने लिखा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। संजय जी 15 मार्च। नेक्स्ट। हम 10 लोग हैं रूम में, बट निशा जी ने कहा प्लीज रिपीट वंस। आज निशा जी, जिस दिन आपका एग्जाम होगा लास्ट, या जिस दिन एग्जाम होगा जिसका फोबिया आपके ऊपर है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो साल में, वो डेट कौन सी है? आप अगर क्लासेस खोलना चाह रहे हो या पढ़ाई का एग्जाम आपको कब टेंटेटिव एग्जाम है, यू हैव टू पुट दैट डेट। सबसे पहले आप उस डेट को पकड़ के चलो कि मेरा उस दिन एग्जाम है, जिसकी वजह से मुझे फोबिया होने वाला है या होता है, या मेरा जो बिगर टारगेट है इस साल का, जो ग्रेट एंड अल्टीमेट टारगेट इस साल के लिए जो मैंने रखा है, व्हाट इज दैट? इट इज डिफिकल्ट टू राइट ऑल इन पेपर एज वेल एज ऑन चैट। बहुत इजी है सर। संजय जी, आपका एक टारगेट होगा, मुझे आप बताएं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके एग्जाम शुरू होने का टारगेट होगा, और या फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए सीख रहे हो तो वो एक टारगेट लिखो जो आपका प्राइम। यस, 23 अप्रैल, 23 जनवरी, 10 जनवरी। वंडरफुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 4-5 लोगों ने लिखा। डॉक्टर ऋषि ने लिखा, रूमास्थाना जी ने लिखा, बहुत बढ़िया, आप सबने लिखा। कुछ लोग अभी अजय वर्मा जी के नाम से कुछ कोई हैं जिनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। डॉक्टर ऋषि ने इतने बिजी शेड्यूल में से लिखना शुरू किया। अजय वर्मा जो भी है, प्लीज आप इंटरेक्शन करना शुरू करें। बिना इंटरेक्शन के लिए बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। चलिए, सबने लिख दिया। ये आपका एक पर्टिकुलर डेट हो गई। कितने डेज बचे वापस? अब ये एक्सरसाइज आपको करनी है। जल्दी से लिखो कितने डेज आपके बचे। कम ऑन, कितने डेज बचे हैं आपके? आप अपने उस डेट से, और आज 1 नवंबर पर बैठे हैं हम, 1 नवंबर से और वो उस तक कितने डेज हुए? जैसे मैंने फरवरी 28 तक निकाला तो 121 डेज हुए। यस, तो आपके कितने डेज आपके पास? 101। संजय जी ने लिख दिया। कम ऑन, वंडरफुल, बहुत बढ़िया संजय जी, क्लैपिंग। आप बाजी मार जाते हो सबसे पहले। चलिए, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। जल्दी। सोनिया जी 60 डेज, वंडरफुल। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। कम ऑन, और आगे, और आगे। यस, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। एक डेट में से लेस करना है, बस इतना सा काम है, 1-2 दिन गल। चलिए संजय जी 165, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, जल्दी से लिखें, जल्दी से लिखें। कम ऑन। सत्यानंदा 124, 114। निशा जी 175। निशा जी के पास सबसे ज्यादा टाइम है। यस। संजय, सोनिया, संजय सिंह, रूमा अस्थाना, निशा, सत्यानंदा। यस यस यस, बाकी लोग भी। चलिए, डॉक्टर ऋषि 111, ग्रेट, वंडरफुल। अब आपने अपना डिसाइड कर लिया कि मेरे पास इतने डेज बचे हैं। अब इन डेज में अगर मैं उसको वीक्स में ब्रेक करूं तो कितने वीक्स में आता है? जैसे मेरे 121 डेज थे और उनके वीक्स 7 से डिवाइड कर दो आप अपने उस टाइम को, और ऑब्लिक करके उसको वीक्स में कन्वर्ट कर दें प्लीज। वीक्स में कन्वर्ट कर दें। अब इफ यू आर स्टूडेंट सत्यानंदा, आई एम टेकिंग योर
सत्यानंदा आप अपना माइक ओपन कर लेंगे प्लीज? यस 8 वीक्स। सत्यानंदा आप अपना माइक ओपन कर लें, इट वुड बी ए ग्रेट टू मी। मैं आपके एग्जांपल लेके चलता हूं बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट एंड दिस प्लान इज अकॉर्डिंग टू आवर स्टूडेंट। इन केस यू आर कंफर्टेबल यू कैन ओपन ए माइक। Satyananda, are you comfortable to open your mic? Yes, sir. Yes, great. चलिए आप अभी ओपन करके रखना। तो आपने कितने वीक्स किए? कितने वीक्स आए आपका? 16 to 17 weeks. 16 वीक्स, ओके। चलिए उनको 16 वीक आया और मुझे यहाँ 17 वीक आया। मेरे पास 121 डेज है। अब डेली एंड वीकली आवर्स मैं एक हफ्ते में मेरे उस पर्टिकुलर टारगेट के लिए जिसको मुझे अचीव करना है, आउट ऑफ माय रूटीन वर्क्स, आफ्टर स्लीपिंग, प्लेस एंड प्रिपरेशन, गोइंग स्कूल, कॉलेज और माय ड्यूटी और व्हाटएवर आई डू इन माय रूटीन व्हिच आई कैन नॉट स्किप और आई शुड नॉट स्किप. After that, how much time I have with me to devote for this particular topic, for this particular aim. अब मुझे डिवोट करने के लिए मैंने क्या प्लान किया कि मेरे पास 38 आवर्स अ वीक मैं अपनी पढ़ाई के लिए दे सकता हूँ. मैक्सिमम व्हाट आई कैन डू. मैं 8 घंटे सोने को चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए, स्कूल भी जाना है, मुझे गेम्स के लिए भी जाना है. सब कुछ करने के बाद मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी तरह प्लान करूं तो आई कैन स्पेयर 38 आवर्स इन अ वीक. अब 38 आवर्स में कैसे होगा? 5 hours on 6 days, that would be 36 hours है. मैंने गलती से लिखा 38, तो 5 into 6 30 hours और 6 hours on weekend. वीकेंड पे मेरा 1 घंटा ज्यादा बढ़ जाएगा. रादर मेरी वीकेंड पे मुझे रिक्रिएशन टाइम भी चाहिए, तो मैं वीकेंड पे 6 घंटे पढ़ूंगा और बाकी दिन 5-5 घंटे पढ़ना है. तो ऐसे करके मेरे 36 आवर्स एक वीक में दूंगा. 17 वीक्स मेरे पास है, 612 आवर्स मेरे पास टोटल टाइम है. टोटल टाइम मुझे अपने एम पर लगाने के लिए टेंटेटिव टाइम मेरे पास 612 आवर्स है 121 डेज में. अब मुझे क्या करना है, इसमें से ही मुझे वो प्रिपरेशन निकालनी है जिससे कि मैं अपने एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकूं. अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है मेरी स्पीड क्या है. अगर 5वीं से बड़ा बच्चा है तो ये एक्सरसाइज आसानी से कर सकता है. 5वीं से छोटे बच्चों को इतनी डिटेल में एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं. लेट देम प्ले, लेट देम लिव देयर लाइफ. उसको उनके ऊपर ये सारी चीज लगाने की जरूरत भी नहीं है. ठीक है, उनको बहुत ज्यादा फियर नहीं होता, उनको थोड़ा मोटिवेट कर दोगे तो भी हो जाएगा. और 5वीं से ऊपर वाले बच्चे हैं उनके लिए ये प्रोग्रामिंग बहुत ही बढ़िया है. अगर ये 2-3 साल वो कर लेते हैं तो बोर्ड आते आते उनको इसकी आदत हो जाती है. और एक बार इसकी आदत हो जाए तो ये मैनेजमेंट बहुत ही परफेक्टली जाता है. फिर पेरेंट्स को बहुत कम जरूरत पड़ती है, खुद को बहुत जरूरत कम पड़ती है, और एग्जाम फोबिया दूर तक नहीं भटकता. अच्छा, इसमें क्या किया, मैंने देखा मेरी एवरेज स्पीड टू स्टडी एंड प्रिपेयर अ चैप्टर, मैंने अभी तक नवंबर आ गया, अप टू 1 अक्टूबर मैंने देखा कि अगर मैं एक नए चैप्टर को स्टडी करता हूँ, प्रिपेयर करता हूँ, तो मुझे 4 घंटे ऑन एवरेज लग जाते हैं. ऑन एवरेज टेंटेटिव मैंने लिया, कई बार 3 लग जाते हैं, कई बार 5 लग जाते हैं. ऑन एवरेज अगर मैं 4 घंटे एक चैप्टर को देता हूँ, अपने को एक लेसन को देता हूँ, तो आई कैन कवर इट. दैट्स इट, ग्रेट. और अगर मुझे रिवाइज करना है तो आई टेक 2 hours फॉर दिस. रिवाइज करने में मुझे 2 घंटा लगता है. ये मैंने टेंटेटिव टाइम लिया, मैंने मेरे अकॉर्डिंग लिया. अब मुझे 4 घंटे नया चैप्टर तैयार करने में, जो अभी तक सिलेबस में कंप्लीट नहीं हुआ, उसे अगर मैं तैयार करूंगा किसी की हेल्प से, वीडियोस की मदद से, ऑनलाइन टीचर्स की मदद से, बुक्स की मदद से, रेफरेंस बुक्स की मदद से, या मेरे किसी नोट्स की मदद से, मेरे पेरेंट्स की मदद से, जो कुछ सपोर्ट लेना है उन सबको लेने के बाद मुझे 4 घंटे में मैं एक लेसन तैयार कर लेता हूँ. दैट्स इट. और 2 घंटे में मैं रिवाइज कर लेता हूँ. तो ये मेरी अपनी स्पीड है. अब देखना एक्सपेक्टेशंस स्पीड के साथ मीट हो रही है. अभी तक दोनों ओपन एंड थे, एक्सपेक्टेशन कहीं था और मेरी परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटी अलग थी. अब दोनों चीजों को अलाइन करने को आ रहे हैं. सबसे पहले मैंने एक्सपेक्टेशंस या गोल्स को मैंने आइडेंटिफाई किया और उसको फिक्स किया, स्पेसिफिक किया, मेजरेबल किया. करने के बाद अब मैंने मेरी कैपेबिलिटी को निकालना शुरू किया. मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरी स्पीड क्या है, मेरे पास टाइम क्या है, मेरे पास एनर्जी क्या है, वो मैंने निकाल लिया. टाइम और एनर्जी मेरे उस हिसाब से मेरी परफॉर्मेंस ये है कि मैं 4 घंटे में एक चैप्टर तैयार कर लेता हूँ और 2 घंटे में अच्छी तरह रिवाइज कर लेता हूँ. दैट्स इट, ग्रेट.
अब मेरे पास लेसन्स टू स्टडी, यानी जो रिमेनिंग लेसन्स हैं जो मेरे को अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, जिनको मैंने अभी तक पूरी तरह नहीं पढ़ा है, एक बार भी मैं अच्छी तरह उसको तैयार नहीं कर पाया हूँ, उन वो 36 है। मान लिया 36 लेसन ऐसे हैं जिनको मुझे 4 घंटे पर वीक के हिसाब से तैयार करना पड़ता है। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑन इट, रादर एक बार हो गए हों या बिल्कुल नहीं हुए। 36 हैं जिनको मुझे, और 31 दिसंबर तक मुझे कंप्लीट करना है। तो मेरे पास 2 महीने बचे, 4 लेसन्स अ वीक टिल 31। तो मेरे को मेरे 8 वीक्स हैं, और 8 4 जा 32 बनता है। तो मैं थोड़ा आगे पीछे करके 36 को 31 दिसंबर तक कंप्लीट कर दूंगा। ये मैंने टारगेट ले लिया। कम ऑन, ग्रेट। अब लेसन्स टू रिवाइज, मेरे सारे सब्जेक्ट्स को टोटल करके मेरे पास 80 लेसन बनते हैं। 80 लेसन्स में से 44 लेसन ऐसे हैं जो मैं कवर कर चुका हूं, जिनको मुझे रिवाइज करना है। अब रिवाइज करना है तो मैं क्या करता हूँ, 2 आवर्स अ लेसन अगर मैं लगाता हूँ तो मेरे को 10 लेसन्स अ वीक, 20 घंटे मेरे पास यहाँ, और मेरे पास 32 आवर्स के आसपास 4 लेसन्स अ वीक वो मैं करूंगा। और 4 लेसन एक वीक में करने हैं मुझे, और एक लेसन में मुझे 4 घंटे लगते हैं, तो 16 आवर्स वहां लगेंगे। और 36 में से मेरे पास 20 आवर्स बचेंगे, तो 10 लेसन्स का रिवीजन कर पाऊंगा। तो एक हफ्ते में मैं 10 लेसन के रिवीजन कर पाऊंगा और 4 लेसन नए तैयार कर पाऊंगा। मेरी प्लानिंग परफेक्ट है। मैं 4 के अलावा 5वां नहीं करूंगा। टाइम बचता है तो खेलने जाऊंगा, पर 5वां लेसन नहीं करूंगा। और 10 के बाद टाइम बचता है तो मैं रिवीजन नहीं करूंगा, खेलने जाऊंगा, मस्ती करूंगा, टीवी देखूंगा, खेलूंगा, घूमने जाऊंगा, नहीं करूंगा। मेरी प्लानिंग है, आई गिव द टाइम टू माई सेल्फ। मेरी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चल रहा हूं, तो मुझे कोई डर नहीं है। खेलने के टाइम पे खेलूंगा मस्ती से, और पढ़ने के टाइम पे पढ़ूंगा मस्ती से, क्योंकि मैंने मेरी प्लानिंग के हिसाब से मेरा काम अगर मैंने टाइम से पूरा कर दिया, टाइम से पहले पूरा कर दिया, आई हैव टाइम लेफ्ट विद मी फॉर माय रिक्रिएशन। तो मेरे दोनों चीजें क्लियर हो गए। आप भी कर लो प्लीज। अब आप इसको प्रोग्रामिंग को ब्रेक कर लें, ठीक है, अभी कर लें, या आप अभी समझ लें, और ये असाइनमेंट आपको आज करके डालना है। अगर आपने ये असाइनमेंट नहीं किया तो अगली क्लास नहीं, नॉट एट ऑल। ये असाइनमेंट आपको करना ही होगा। नहीं समझ में आए तो हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने सारे लेसन्स में से जितनों को प्रिपेयर करनी है तो उनको अलग कर दिया, जितनों को रिवाइज करना है उनको अलग कर दिया, दोनों को अलग करके उनको टाइम स्पेयर कर दिया। यस निशा जी प्लीज, मैं बता रहा हूं वापस। हमने क्या किया, हमने टोटल टाइम मेरे पास कितना बचा है इन डेज वो कैलकुलेट कर लिया। जिस दिन मेरा टेस्ट होना है, मेरा एग्जाम होना है, उस दिन और आज के बीच में जो टाइम है वो कैलकुलेट कर लिया, सिंपल। उसको मैंने वीक्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मैंने ये प्लान किया कि मेरे डे शेड्यूल में से मैं कितने घंटे निकाल सकता हूँ रोज उस पर्टिकुलर एम को डेडिकेट करने के लिए। तो मैंने 5 आवर्स मैंने निकाल लिए। आपका 6 हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए 5 आवर्स निकाल लिए। वीक डेज में 30 आवर्स, वीक एंड में 6, तो 36 आवर्स मेरे पास एक वीक में है मेरे एम को लगाने के। टोटल आवर्स मेरे पास अप टू दैट पर्टिकुलर डेट अगर मैं काउंट करूं तो 612 आवर्स हो गए। अब टोटल लेसन्स मेरे पास 80 हैं। 80 में से अभी तक नवंबर तक I have completed, I have prepared and made them ready. मैंने जो सीख लिए हैं वो 44 हैं, 36 हैं जो मैंने अभी नहीं सीखे। तो उन 36 पे I have to devote more time, और 44 है उसको मुझे रिवाइज करना। अब मुझे ये पता है कि मेरी कैपेसिटी 4 आवर्स और सिंगल लेसन लगती है पूरी तरह तैयार करने में। 4 घंटे में मैं तैयार करता हूँ एक लेसन को, तो मेरा 4 घंटा लगता है, और रिवाइज करने में मैं ऑन एवरेज 2 घंटे में कर देता हूँ। तो मेरी कैपेसिटी मुझे पता है। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, 80 लेसन्स में तो 36 को रेडी करना है और 44 को रिवाइज करना है। ग्रेट। तो मैंने क्या किया, जो 36 को तैयार करना है, तो अब उनमें से मेरे को तैयार कब तक करना है, उनको दिसंबर तक, क्योंकि उसके बाद मुझे उनको रिवाइज करना पड़ेगा। तो दिसंबर तक मेरे पास 2 महीने बचे। अब 2 महीने में मुझे क्या करना है, एक हफ्ते में मैं 4 लेसन तैयार करूंगा। एक हफ्ते में मैं 4 लेसन तैयार करूंगा। तो अब मेरे पास 8
वीक बचे हैं, 8 वीक में मेरे पास 8 4 जा 32 के करीब लेसन्स मेरे पास तैयार हो जाएंगे। तो अगर मैक्सिमम मैं इनको 36 को कवर करता हूं तो ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी खत्म हो जाएगा, मेरी प्लानिंग परफेक्ट हो गई। उसके बाद मेरा रिवीजन, अब मुझे ये तो प्रिपेयर करने, इसके साथ साथ रिवीजन भी करना है। अब ये अगर मैं प्रिपेयर करूंगा तो 4 लेसन्स अ वीक अगर मैंने करने, तो मेरा दिन में एक लेसन पर 4 घंटे खर्च हो रहा है, पर मेरा 5 घंटे है, मेरे पास 1 घंटा स्पेयर बच रहा है और वीकेंड पूरा बच रहा है। तो मैं अपनी प्लानिंग को इस कदर करूंगा कि मैं वीकेंड पे 2 लेसन कंप्लीट करूं और 2 लेसन इन रूटीन करूं और बाकी टाइम में रिवीजन करूं। ऐसे मुझे डे प्लान करना है। तो मैं 10 लेसन एक वीक में रिवाइज कर सकता हूं और 4 लेसन नए तैयार कर सकता हूं। 10 लेसन का मतलब है 20 आवर्स और 4 न्यू लेसन का मतलब 16 आवर्स। मेरे 36 आवर्स थे, मैंने इसको प्लान कर दिया, हो गया परफेक्ट। पहली बार में हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो आपको, पर बहुत इजी है जब आप करोगे। 36 आवर्स को मैंने रिवीजन और न्यू लेसन प्रिपरेशन में दोनों में ब्रेकअप कर दिया। 16 आवर्स में न्यू लेसन पढ़ूंगा और 20 आवर्स में रिवाइज करूंगा। अब रिक्वायर्ड आवर्स टू स्टडी 36 into 4 is equal to 144। ठीक है, ये हो गया। अब रिक्वायर्ड आवर्स टू रिवाइज, एक 36 घंटे गुणा 4 144। रिक्वायर्ड आवर्स टू रिवाइज 44 into 2 into 3 टाइम्स। 3 बार रिवाइज करना है मुझे एग्जाम से पहले इन चीजों, 3 बार रिवाइज करना है। 44 लेसन है, एक लेसन में मुझे 2 घंटे लगते हैं और इसको 3 बार करना है। तो मेरे टोटल आवर्स कितने होंगे, अगर एंड तक के काउंट करूं तो मेरे ये होंगे 480 आवर्स, 480 आवर्स। और अगर 36 लेसन्स पर 4 आवर्स पर लेसन खर्च करूंगा तो टोटल घंटे मुझे लगेंगे 144। तो 480 और 144 दोनों को अगर मैं काउंट कर दूं तो मेरे 624 आवर्स बनते हैं और मेरे पास अवेलेबल है 612, जो कि लगभग बराबर है। अब मेरी अवेलेबिलिटी, मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मेरे प्रिपरेशन में जितना टाइम एनर्जी लगना है मैंने दोनों को प्लान कर दिया और ये मेरा परफेक्ट प्लान हो गया कि 28 फरवरी तक मैं अपने 80 लेसन्स पर प्रिपरेशन और रिवीजन में कैसे टाइम लगाने वाला हूं, उसका वीकली ब्रेकअप मेरे पास रेडी है। ये मेरी आउटलाइन हो गई पूरे साल के लिए, जितना टाइम बचा है मेरे टारगेट से पहले, वो सारा का सारा चक्रव्यूह मैंने बना दिया और बहुत सिंपल है, 10 लाइन में ये तैयार हो गया। इसको बना के आपने पेस्ट कर देना है सामने वाले बोर्ड पर। आई थिंक अगर ये क्लियर है, सबको समझ में आ गया, तो मुझे आप ओके लिख सकते हैं, तो मैं आपको वीकली प्लान समझाऊं। इन केस इट इज ओके एट योर एंड। चलिए, संजय जी ने कहा ओके, निशा जी, सत्यानंद ओके, ग्रेट। ये आपको एक्सरसाइज में आज करना है, पहला पार्ट। ये वर्कबुक मैं आपको डाल दूंगा ग्रुप में और आप इससे, मैं इसकी इमेज डाल दूंगा, आप उसे देख के रेफरेंस लेके आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब इसका वीकली प्लान, यानी अब वो 44 आवर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हम आगे लेते हैं। तो उसमें क्या करना है हमें, मेक अ रिवीजन प्लान। प्रेफरेबली रिवीजन शुड बी इन द अर्ली मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग आवर्स में रिवीजन होना बहुत अच्छा होता है मेमोरी एंड माइंड पावर के लिए। उस समय रिफ्रेश मोड में होते हैं आपके न्यूरो सिस्टम, पूरा आपके सारे न्यूरॉन्स, आपके रिफ्रेश सिस्टम होता है। वहाँ आपके रात की जो मेमोरी होती है वो सारी ओमिट हो चुकी होती है और उस रिफ्रेश्ड मोड में अगर आप रिवाइज करते हो तो आपकी मेमोरी रिटेंशन ज़्यादा अच्छी होती है। कंप्रहेंशन उस समय बहुत अच्छा डेवलप होता है। राइटिंग प्लान अगर कुछ है तो वो इवनिंग टाइम में करें और प्रैक्टिसिंग प्लान है तो वो आफ्टरनून में करें या इवनिंग में करें। यानी नोट्स बनाने हैं तो वो दोपहर को कर लें और प्रैक्टिसिंग शाम को कर लें, सुबह रिवाइज कर लें। ये करने के बाद अब वीकली स्टडी टाइम टेबल, इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग। मॉर्निंग में रिवीजन, आफ्टरनून में राइटिंग, इवनिंग में प्रिपरेशन। मंडे को कौन सा सब्जेक्ट लूंगा, ट्यूसडे को कौन सा सब्जेक्ट, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम का प्लान कर लिया आपने। ये आपकी अपनी कन्वीनियंस है कि आप उस 36 आवर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो सब्जेक्ट्स में, ये आपको यहाँ करना है। कर पाएंगे? आई थिंक क्लियर है, बहुत सिंपल है, आप कोशिश करना।
इज दैट ओके? कर सकेंगे? अगर कर सकेंगे तो ओके लिख सकते हैं। यस, ग्रेट। चलिए नेक्स्ट। अब आगे क्या करना है? आपको एक्शन लेना है अपने प्लान पे। प्लान बन गए, 2 सीटें लग गई। अब एक्ट ऑन योर प्लान। अब एग्जीक्यूशन की बारी है। अपने शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करनी है। यानी आपने जो 6 घंटे अपनी मर्जी से, अपनी अवेलेबिलिटी, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग प्लान किए हैं, तो अब आप उस पर स्टिक होना शुरू हो जाए। डेली 6 घंटे इसको दो, बाकी 6 या 5 घंटे जो भी निकाले हैं उसके अलावा पूरी मस्ती करो जिंदगी में। मस्त रहो दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, गेम्स में, स्पोर्ट्स में, फन में, टीवी में, क्या फर्क पड़ता है। आपने अपना परफॉर्मेंस जो था उसकी तरफ आप डेली स्टेप बढ़ा रहे हो, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो, तो आपको हर चीज में आनंद आएगा। खाने में भी आनंद आएगा, सोने में भी आएगा, दोस्तों से गप मारने में भी आएगा, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई का काम पूरा कर रहे हो। आपके मन में बिल्कुल डर नहीं है कि मैंने आज कुछ कम किया है। अगर आपने वो काम पूरा कर दिया तो आप फिर रिलैक्स करोगे, चिल करोगे। पर अगर वहां कमी रह गई या बिना प्लानिंग के एग्जीक्यूट हुआ, तो आपको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि वो मैंने ठीक किया या कम किया या ज्यादा। हमेशा ये लगेगा मैं उतना नहीं कर पाया जितना करना था, उतना नहीं कर पाया जितना कर पाया। तो आपकी वो जिंदगी का फन है, बच्चों का जो बचपन है, आप बड़ों की अपनी जो जिंदगी है, वो सब डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसे सही रखने के लिए आप अपने इस प्लान पर स्टिक रहेंगे, तो वो बाकी के जो आपके 18 आवर्स हैं या 19 आवर्स हैं, वो बड़े परफेक्टली जाने वाले। अलाइन योर टाइम एंड एनर्जी विद योर प्लान। अब आपका टाइम और एनर्जी दोनों एक ही गोल की तरफ अलाइन होने शुरू हो जाएंगे। मेरा टाइम हो गया 3 बज गए, मुझे पढ़ने बैठना है, दैट्स इट। अगर मुझे किसी दिन 3:30 बज गए तो मैं आधे घंटे लेट तक बैठूंगा, मुझे उतने घंटे से कम नहीं लेने। You'll start wasting little time, यानी आप अपने दूसरे कामों में टाइम वेस्ट होना कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक पर्पज है, टाइम बाउंड। और नेक्स्ट है रिव्यू योर प्रोग्रेस। अब जो प्लान किया था और जो एग्जीक्यूट कर रहे हो, दोनों का रिव्यू करते जाओ। हर वीकेंड पे कितने चैप्टर स्टडी किए और कितने लर्न हुए, कितनों को स्टडी किया और प्रिपेयर किया, और कितने चैप्टर दूसरे कॉलम में रिवाइज किए। मुझे 4 करने थे नए और 10 करने थे रिवीजन। अब मेरा 4 और 10 हुआ कि नहीं, या 12 हुआ या 3 हुआ यहाँ, तो मैं कहीं ना कहीं इस वीक में अपने शेड्यूल से गड़बड़ हुआ। शेड्यूल से गड़बड़ हुआ तो मुझे यहाँ अगले वाले में उसको कंपेंसेट करना है, नेक्स्ट वाले में मुझे 5 करने। या मुझे लगता है कि मैंने स्पीड गलत लिख दी थी, तो मैं अपने प्लान को रिव्यू करूं। यस, यू कैन रिव्यू योर प्लान। या तो आपको एग्जीक्यूशन प्लान के हिसाब से करनी है, या प्लान को एग्जीक्यूशन के हिसाब से बना लेना है। पर एक बार फ्रीज हो गया तो फिर उसको ज्यादा छेड़ना नहीं। अब यहाँ स्टेटस अहेड बिहाइंड, यानी आप आगे चल रहे हो या पीछे चल रहे हो। अगर आप आगे चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और पीछे चल रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ चेंज करना है, आइदर इन प्लान और इन एग्जीक्यूशन। तो ऐसे करके आप इसको, रिव्यू सीट बहुत सिंपल है, तीसरी रिव्यू सीट बन जाएगी। तीनों सीटें आप अपने बोर्ड पर लगा दें और इसको इसके हिसाब से फॉलो करना शुरू करें। जब आप इसको फॉलो करना शुरू करोगे तो आपका डर, फोबिया, एंजाइटी, वो सब दूर होने लगेगा, क्योंकि आप अपने प्लान पर स्टिक हो और आप अपने गोल की तरफ डेली प्लान्ड वे में एक एक स्टेप बढ़ो, प्लान्ड वे। दैट्स इट। अब यहाँ आपको फोबिया पूरी तरह मैनेज हो गया, रादर फोबिया आएगा ही नहीं। इसके अलावा कुछ और टिप्स हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करें तो एग्जाम में 100% सक्सेस मिलनी होती है। एक है कि प्लान अ रिक्रिएशन टाइम फॉर यू। खेलने के लिए या मुस्कुराने के लिए, खिलखिलाहट के लिए आपके पास रोज टाइम हो, और उसको बिल्कुल स्किप मत करना। खेलने के टाइम पे पढ़ना नहीं और पढ़ने के टाइम पे खेलना नहीं। प्ले आउटसाइड डेली विदाउट स्किपिंग इवन बिफोर द एग्जाम डे ऑल्सो। अगले दिन एग्जाम है तो भी एक दिन पहले खेलने जाओ, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एंड टेक अ रेगुलर स्लीप। सोने के टाइम पर सोना पक्का,
और अगर सोने में कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो पावर नैप लेना सीखो। जैसे एक फास्ट स्पीड चार्जिंग होती है, वैसे एक पावर नैप होता है। कुर्सी पे बैठे बैठे आंखें बंद की और आंखें बंद करके माइंड, आंखें बिल्कुल ढीली छोड़ दी, पूरा माथा मेंटल स्क्रीन ढीला छोड़ा, लॉन्ग ब्रीथ किया और धीरे धीरे छोड़ा। ऐसे करके आप हल्की सी नैप में चले जाओगे बिना किसी थॉट के लिए। थॉट्स को सेटल होने दिया, और अगर ये आपने 5-10 मिनट भी कर लिया तो ये आपको 1 घंटे की नींद की बराबर रिफ्रेश कर देगा। अगर नींद कम लेते हो तो ये जो मेडिटेटिव नैप है ये आपको बड़े काम की चीज है। मेडिटेटिव नैप के झटके ले लिए, 10 मिनट की अगर पावर नैप ली तो आपको 1 घंटे की रिफ्रेशनेस आ जाती है। ये कर सकते हैं। ट्यून योर माइंड एट ब्रेन वेव्स। बैकग्राउंड में कोई ब्रेन वेव से रिलेटेड, जो हम अगली क्लास में सीखने वाले हैं, उससे रिलेटेड कोई म्यूजिक लगा लिया, वो आपके ब्रेन को, थॉट्स को, वॉन्डरिंग थॉट्स को सेटल कर देती है। आप ये कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, हर बार जब भी चेयर से उठें आधे घंटे में, 1 घंटे में, आंखों पर पानी मार के धोएं। चाय पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंखों पर पानी मार के उनको लिक्विडेट कर लें। हमेशा पानी धोएं, साफ पानी होना चाहिए। ऐसे पानी से आंखें गीली कर लें, फेस पर छींटे मार लें। आपको चाय की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। हर बार जब उठें, एक बार पानी पीने जाएं, और दूसरी बार जब उठोगे तो टॉयलेट होके आओगे, तो ऑब्वियस सी बात है वहां वॉश बेसिन पर खड़े होकर आप आंखों पर पानी मार लोगे। इससे आपकी आंखें, आपका माथा, आपके जो ये स्ट्रेस है वो सब रिलीज होता रहेगा। पानी पीने से बॉडी फ्लश होती रहेगी। आप ज्यादा पानी पियोगे, बॉडी डिहाइड्रेट होती रहेगी, आपको बॉडी में इश्यू नहीं होना है, वो फ्लश होता रहेगा और आंखें आपकी ठीक रहेंगी। मेमोरी एंड माइंड पावर आपकी बिल्कुल ठिकाने पर रहेगी। ये काम अगर आपने किया और तो आपको एग्जाम में, एग्जाम के फोबिया से मुक्ति मिलेगी। जिस दिन एग्जाम हो उससे 1 घंटे पहले किताबें फेंक देनी, पढ़ाई बंद कर देनी है और ये सोचना है कि मुझे सब कुछ आता है, आई नो एवरीथिंग, मैंने बहुत प्रिपरेशन की है, मुझे सब आता है। और उस रात को जिससे अगले दिन एग्जाम है और उस समय जब आप खाली हो, तब आंखें बंद करके किताबों से पढ़ाई नहीं करनी, विजुअलाइज करना, टॉपिक्स को विजुअलाइज करना है माइंड में। वो कैसे था, यहाँ उसमें ये था, यहाँ से ये था, ये यहाँ से जाते हैं तो यहाँ ये होता है। ये जो विजुअलाइजेशन है ये आपकी कंप्रहेंशन पावर को इतना स्ट्रांगली डेवलप करेगी कि उस चीज को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो माइंड मैप आपके पास, आपके सामने क्वेश्चन अगर आया तो आंसर ऑटोमेटिक आपके माइंड से वो निकलना शुरू हो जाएगा। ये छोटी छोटी टिप्स अगर दोस्तों हम अगर प्रैक्टिस करें तो हमारे एग्जाम फोबिया को हमसे दूर रख सकती है, हमें अपना एम और गोल अचीव करने में मदद कर सकती है। आपको अगर इस बात में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आई वुड बी हैप्पी टू टेक इट फॉर 5 मिनट्स। अदरवाइज आज की ये तीनों सीट्स मैं आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ। आप इन तीनों को अपने लिए या अपने बच्चों के लिए ये असाइनमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपको और बच्चे को एग्जाम फोबिया से मुक्ति मिले। थैंक यू। यस, एनी क्वेश्चन प्लीज। Sir, there's one request. Yes, please. Putting this sheet, put even the gold and those sheet which Satya sir had given it to us the previous 2 days before about the gold planning, the silver and PDF. Okay, I'll request him because he has those to him, and I'll communicate your this query to him and try to put it. And whatever I have explained today, so I'll put it right now in your group so that you can do your exercise. I think उसके अलावा कोई query हो तो I would be happy to answer it. Hello. Yes, please. सर गुड आफ्टरनून। Good afternoon जी। सर ये बोलनी थी मेरी 2 क्लास छूट गई है पहले की, तो वो कैसे कवर होगी? वो दोनों क्लास जो है आपको एक ग्रुप में रिकॉर्डेड लेसन आया है,
आप वो जो ठीक है। सेशन है उसे आप देख के कर लें। हेलो। जी आपकी जो क्लास हुई थी, हेलो हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्कारम, जो आपकी क्लास जो रह गई है, एक तो उसकी रिकॉर्डिंग हमने डाल दी है, वो आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो एक बार। तो जो रिकॉर्डिंग ग्रुप में पड़ी हुई है आप एक बार देख लीजिए, नहीं तो दोबारा ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। ओके सर। आप नहीं तो आपकी कोई में आए तो नहीं तो अभी कोई आप फोन कर लेंगे। आप डाला है सर ग्रुप में। ग्रुप में पड़ी हुई है रिकॉर्डिंग, वो आप दोनों रिकॉर्डिंग आप देख लीजिए, आपको लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई डाउट क्लियर नहीं होता तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और सत्या वो जी, अलग से नहीं अटेंड कर सकते कभी? अलग से एक काम करेंगे कल, नहीं, कल नहीं सत्या अगर कल 2 अक्टूबर होगा, उसमें उसकी दोनों क्लासेस हाँ जी अटेंड कर लेंगे। ले लेंगे 1 घंटे की क्लास में, कोई भी डाउट है तो मॉर्निंग टाइम होगा या इवनिंग का? ठीक है, जी जी। जितना अभी जो वीडियो हुए, एक बार वीडियो से आप देख लें, उसमें आपको डाउट अगर होगा कोई डाउट प्लीज बता देना, तो एक री क्लास में ले लूंगा, उसमें आप चाहें ग्रुप में डाल दूंगा, तो फास्ट ट्रैक रिवाइज करा दूंगा जो अब तक हुआ है, जो रेलेवेंट है, जिससे आप जो क्लास आपके रह गई हैं आप स्पीडली आप सबके बराबर आप आ जाए। जी सर, क्योंकि अटेंड नहीं कर पाई ना इस छूट के, इसलिए थोड़ा सा। दोनों के लिंक आप देखिए, दोनों के लिंक ग्रुप में मौजूद है, मैंने ठीक है। यूट्यूब लिंक डाल रखा ओके सर, है, थैंक आपकी यू। बात दोबारा मैं हाईलाइट कर दूंगा ग्रुप लिंक वीडियोस को, वो आप देख लीजिए। कोशिश कर, आप सबसे रिक्वेस्ट है वो जो वीडियोस हैं आप उसको डाउनलोड कर लें अपने फ़ोन में, तो इजी रहता है और आप उसको आप एक्सेस कर पाएंगे। उसके लिए ट्यूबमेट नाम का एप्लीकेशन आता है, क्रोम से डाउनलोड करना, वही डाउनलोड कर पाएगा आपके हार्ड ड्राइव में, नहीं तो आपके फ़ोन में केवल यूट्यूब ऐप में हो पाएगा बस, ठीक ठीक है। है, थैंक यू सर। लेट्स क्लोज द क्लास टुडे। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर वो ऐप का नाम एक बार फिर से बताएंगे या चैट बॉक्स में दे देंगे? यस, मैं लिख। वो जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे बैंड है मैम, अच्छा, प्ले स्टोर पे उन्होंने इस ऐप को बैन कर दिया क्योंकि ये ऐप यूट्यूब के वीडियोस डाउनलोड कर देता था, तो उनको एड से रेवेन्यू मिलता था। अच्छा, इस ऐप का नाम है ट्यूब, ट्यूब MAT मेट। तब गूगल क्रोम में डालोगे ट्यूब मेट APK डालना होगा आपको, उस APK से आपको उस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करेगा, वहां से डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। जैसे आप डाउनलोड करोगे ये मांगेगा कि सर इट इज नॉट डाउनलोडेबल, सेटिंग में जाके थर्ड पार्टी एप्स के लिए आपको यस करना पड़ेगा, तब जाएगा ये ऐप आपके सिस्टम में डाउनलोड होगा। ट्यूब मेट। ट्यूब MATE में ट्यूब मेट मैम, ये किसी भी वीडियो का MP4 MP3 ऑडियो फाइल अलग डाउनलोड कर लेता है, वीडियो फाइल अलग डाउनलोड कर लेता है। अगर आपको सुनने के लिए चाहिए तो सुनने के लिए अलग ऑडियो डाउनलोड कर देगा, ये फीचर इसका बहुत अच्छा है। तो अभी वीडियो के लिए कौन सा करना होगा? आपको ट्यूब मेट करना पड़ेगा, देखिए नीचे में वो डाउनलोड बटन से आप अपने यूट्यूब में डाउनलोड कर सकते हो, बट अगर इसको आप हार्ड डिस्क में मूव करना चाहो तो मूव वहां से जल्दी होता नहीं है, उसके लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है, वो बड़े काम आता है। नहीं तो ये आप जिनके लगाना पास कैसे डेस्कटॉप पतला है हो यूट्यूब, गया? हाँ जी, यूट्यूब डाउनलोडर आता है आपके PC में, वो यूट्यूब डाउनलोड आप डाउनलोड करो, लिंक आप कॉपी करो, तब आप डाउनलोड कर सकते हो सिस्टम में इसको। अच्छा, ये फायदा रहेगा आप एक बार, ताकि आप डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास सेव रहेगा हमेशा, मेरा ये सजेशन है। में अगर करना है तो, हाँ जी, मोबाइल में करना है तो? मोबाइल में करने के लिए एक दो ऑप्शन है, या तो यूट्यूब में जहाँ डाउनलोड ऑप्शन आता है वहीं आप क्लिक कर दें, अगर इसको आप हार्ड ड्राइव में मूव करना चाहते हैं तो आपको ट्यूबमेट नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। अच्छा, हाँ, तो सर उसका कोई प्रोसेस है क्या? मतलब डाउनलोड करने के बाद उसको कैसे करवाना है? मैं कोशिश करूंगा इसका एक स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा, ऐसे समझ नहीं पाएंगे आप लोग,
ठीक है, टेक्निकल चीजें बस आप उसको स्क्रीनशॉट निकाल के डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है मैम। और सर एक मतलब जो कल आपने दिया था सर परसों फोनेटिक्स का, उसका मतलब मेरी दीदी ने रिकॉर्डिंग भेजा है, आपने अभी तक चेक नहीं किया। अभी आज सबका फीडबैक आ जाएगा, चिंता मत कीजिए, जैसे प्रीवियस किया था मैंने सबका फीडबैक दिया था वैसे आज भी मिल जाएगा, चिंता न करें। हाँ, ताकि मतलब डेवलप कर सके ना हम कि उसमें क्या हुआ है। ठीक है मैम। थैंक यू सर। फोनेटिक्स लैब के लिए आसान है, आज 100 कोड्स भेजाएंगे आपके लिए, 50 खुद रखने हैं आपको, 50 मैं लिखे हुआ आपको दे दूंगा, तो इमेज कोड होंगे। फोनेटिक्स आपका हो जाएगा 100 तक, और ये फोनेटिक्स आपको डेली 20 याद करने हैं, 20 आप डेली याद कीजिए जो मैंने दिया है आपको। इमेज सबके पास आ चुकी है ना फोनेटिक्स की 1 to 100? इमेज का तो नहीं आया, ओनली 1 to 100 का एक नंबर पे टाई वगैरह जो लिखा था। हाँ, वो आपको 20 डेली याद करने हैं, ओके। ताकि जब तक, अगर आपके पास देखा 1978 डेट है, तो जब तक आप उसके फोनेटिक्स कन्वर्ट करने में लगोगे इट विल टेक टाइम। आपको पता हो 98 पे ये फोनेटिक है, 78 पे ये फोनेटिक है, उसको कंबाइन कर लो, वो तभी होगा जब आपको कुछ याद होगा 100 तक। 100 तक याद करना क्या टफ है, अगर डेली 20 याद करने तो थोड़ा तो टाइम लगेगा सर। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। एक बार 100 तक हो जाएंगे फिर आपको इजी रहेगा, 100 तक आपका फोनेटिक्स होएगा, 100 तक आपका इमेज हो जाएगा। तो दो फायदे रहेंगे, कोई भी फोन नंबर होगा ना आपका, सपोज 8858687 है, ठीक है, तो 85 पे फोनेटिक्स लगा सकते हो, 87 पे इमेज लगा सकते हो। कोई भी 5 फोन नंबर आप लगभग 5 से 6 मिनट में पूरे याद कर लोगे, आगे से पीछे ऊपर से नीचे, और 2 दिन तक आपको याद रहेंगे। ये प्रोसेस है, प्लीज कोशिश कीजिए कि जो मैं बताऊं साथ साथ याद करते रहें जब तक एंड होगा। अभी तो आपका मेमोरी चल रहा है, इसके बाद वैदिक मैथ चलेगा, वैदिक मैथ में खूब काम मिलेगा आपको, मेमोरी तो फास्ट होगी, साथ साथ कैलकुलेटिंग स्पीड भी अच्छी हो जाएगी आपकी। ओके। और ये कोडिंग का इमेज का कुछ भेजने वाले थे, वो तो अभी तक भेजे नहीं सर। हाँ जी, इमेज के ऊपर इमेज का आपको आज मिल जाएगा, ठीक है, इमेज का आपको आज मिल जाएगा, मैंने जानबूझ के भेजा कि फोनेटिक्स और इमेज में कंफ्यूजन ना हो, आज आपको इमेज का मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू। डॉक्टर ऋषि ने एड्रेस किया, फिर अपना सवाल पूछे। हेलो, ठीक है सर, क्लास एंड करें सर, लगभग सब सवाल कर लिए सर। कौन सर? हेलो। यस यस यस। हाँ सर, वो मुझे ना ट्यूबमेट का समझा नहीं है एक्चुअली क्या है वो, मैं थोड़ा लेट आया, पेशेंट देख रहा था मैं, तो थोड़ा सा जस्ट ब्रीफ में मुझे बता दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा। जस्ट मिनट, 2 मिनट दीजिएगा। ट्यूबमेट में क्या है, आपको अपने प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, ठीक है, हाँ। प्ले स्टोर में आपको मिलेगा नहीं, आपको जाना पड़ेगा गूगल क्रोम में, गूगल क्रोम ओके। में जाओ, वहां जाओ, लिखो ट्यूबमेट, हाँ। TUBMAT में ट्यूबमेट टाइप करोगे, वहां एक हाँ। वेबसाइट आएगी tubemate.net, हाँ। tubemate.net से यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ आपके ग्रुप में, ग्रुप में लिंक शेयर कर रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए। ओके, तो ये किस चीज के लिए है सर ये ऐप? ये आपकी YouTube के वीडियोस अलग से डाउनलोड करने के लिए। अच्छा 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 अच्छा। आप जो YouTube की वीडियो नॉर्मली डाउनलोड करोगे वो आपके ऐप में ही रहते हैं, सिस्टम में डाउनलोड नहीं होते, हाँ 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 हाँ। तो ये आपको अलग सिस्टम में डाउनलोड कर लेगा। मैंने आपके ग्रुप में ओके ओके, लिंक, मतलब वो फोन में फोन इसमें स्टोर हो जाएंगे। हाँ फोन स्टोरेज में हो जाएगा, मैंने आपको लिंक दे दिया है, ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में।
लिंक ऑफ ट्यूबमेट, ये जाइए, जब डाउनलोड करोगे तो सीधे डाउनलोड नहीं होगा फोन में, ये दिखाएगा कि फोन अलाउ नहीं कर रहा। तो सेटिंग में जाके थर्ड पार्टी ऐप जो ब्लॉक करते हैं, जो ऐप आपका प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होगा ना, वो यदि इंस्टॉल नहीं करने देता, तो वहाँ थर्ड पार्टी ऐप की जो ब्लॉकिंग है वो सेटिंग में अलग अलग फोन में अलग अलग होती है, वो आपको हटानी पड़ेगी तभी इंस्टॉल होगा ये। अननोन जो एप्लीकेशन होते हैं प्ले स्टोर से, वो जल्दी डाउनलोड नहीं करता, ना ही उसको इंस्टॉल करता है।